हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज से हम नया चैप्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर आपका 3 ये दिखाई दे रहा है आपको। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा किताब चल रही थी आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में 4 यूनिट हैं आपकी। मैथमेटिकल फिजिक्स में कितनी यूनिट थी? 4 यूनिट थी, जिसमें से पहला यूनिट में कंप्लीट करा चुका हूं, दूसरा यूनिट आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज तीसरा यूनिट आपका स्टार्ट हो रहा है, अर्थात आपका तीसरा चैप्टर बोल दो या यूनिट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दिखाई दे रहा है, जिसको हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक निकाय। क्या? निर्देशांक निकाय। ओके, तो इसमें पहला टॉपिक आता है आपका निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है, इस परिभाषा को वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है ये, और यहीं से कई सारी चीजें बनती हैं, और यही सारा बेसिक चीज है। ये सीख गए तो सारी चीज सीख जाओगे। निर्देश तंत्र को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, 3-4 बातें आपसे पूछूंगा, उससे ही आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, आपका ये घर है, और घर से आपका स्कूल, मैंने पूछा घर से आपका स्कूल कितना दूर है। आपने बताया कि मेरे घर से मेरा स्कूल, या आप कहिएगा आपका कॉलेज कितना दूर है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भैया आपका घर, आपका स्कूल या कॉलेज, आपका स्कूल घर से कितना दूर है? कितना दूर है? आपसे एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, और आपने आंसर दिया कि भैया 2 किलोमीटर दूर है। कितने मीटर? 2 किलोमीटर। मैंने बता दिया कि भैया घर से जो आपका स्कूल है 2 किलोमीटर दूर है। तो क्या बताइए, ये डाटा पर्याप्त है? आप बताइए, यदि आपसे कोई अनजान व्यक्ति से आप पूछने लगो कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, और आप उसके घर पर खड़े हो, तो आप क्या बताओगे कि वो व्यक्ति ने बता दिया 2 किलोमीटर, तो क्या आप उसके स्कूल पर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये जो डाटा है, ये जो डाटा उसने बताया है कि भैया 2 किलोमीटर है, तो ये पर्याप्त नहीं है स्कूल पहुंचने के लिए। ये पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है पर्याप्त? क्योंकि भैया घर से 2 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए घर आपका यहाँ पर है, और घर से 2 किलोमीटर की मैं एक रेंज बना दूं, यहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज बना दूं, और इस तरीके से मैं चारों तरफ देखूंगा तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। घर है, घर से 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर कहलाएगा। यहाँ पर ये वाला बिंदु, ये भी 2 किलोमीटर कहलाएगा, ये भी 2 किलोमीटर कहलाएगा। इधर भी जाओगे, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर होगा। लेकिन हर जगह स्कूल तो नहीं होगा ना, तो आपको स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी होंगी। कैसे? स्कूल का नाम क्या है, घर से किस दिशा में जाना है। यदि वो कहे कि मेरे स्कूल का नाम, मान लीजिएगा कि भैया गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट है, मेरे स्कूल का नाम गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट है, और मेरे घर से पूर्व दिशा में जाइए, तो वहां पर एक मंदिर पड़ेगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद एक मंदिर है, जिसका नाम हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर से राइट साइड में, हनुमान मंदिर से राइट साइड में चलेंगे तो सीधा रोड पड़ेगा, तो वहां पर एक दूसरा मंदिर पड़ेगा, और मंदिर के जस्ट सामने मेरा गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट स्कूल है। तब आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर कई सारी चीजें आपको बतानी पड़ी उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्या क्या चीजें? आपने रेफरेंस दिया हनुमान मंदिर का, आपने रेफरेंस दिया एक और नए मंदिर का, आपने रेफरेंस दिया पूर्व दिशा का। तो ये क्या है? हम रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि हम किसी भी चीज की स्थिति को बताने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से फिजिक्स में भी हम किसी वस्तु की पोजीशन अथवा उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि उसकी पोजीशन बोले तो उसकी हम सही सही स्थिति का वर्णन करने के लिए हमको एक अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता पड़ती है। कि हम बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये अक्षों का समुच्चय है, ये मेरे पास अक्षों का समुच्चय एक्स वाई और जेड। मैंने कह दिया कि भैया मेरा ये मूल बिंदु से, यानी कि एक मूल बिंदु बना दिया, मूल बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर मेरा घर है। तो अब पहुंच जाओगे, बहुत ही सिंपल दिशा में पहुंच जाओगे। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष की डायरेक्शन में 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां पर मेरा घर है।
पहुंच गए। तो यहाँ पर किस किस चीज की आवश्यकता पड़ी आपको देखिएगा, एक्स अक्ष, एक अक्ष की आवश्यकता पड़ी, एक मूल बिंदु की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, जिससे हमने बताया। तो यही सारी चीजें आपका क्या मिलजुल के क्या बनाती हैं, एक फ्रेम बनाती हैं, रेफरेंस देती हैं। या हम यूं कहिएगा कि किसी भी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को सही सही वर्णन करने के लिए या स्थिति का डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता पड़ती है, जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। निर्देश तंत्र बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे समझिएगा, एक कार है, एक कार है, ठीक है, ये कार लिख दिया मैंने, एक कार है मेरे पास, ये 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो क्या ये स्पीड तेज है या धीमी है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? यदि मैं कहूं मेरे पास में एक स्कूटर है, मेरे पास एक स्कूटर है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो आप कहेंगे इस कार की स्पीड इस स्कूटर की स्पीड के सापेक्ष तेज है, स्कूटर की स्पीड के सापेक्ष ये क्या है, तेज है। लेकिन एक और दूसरी कार है, कार नंबर 2, ये कार नंबर 1 है और इसकी स्पीड है भैया 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या है, अब कहेंगे कि कार 2 की स्पीड कार 1 की अपेक्षा तेज है। तो मतलब क्या है, तो ये वाली जो कार 1 की जो स्पीड थी 5, ये इस 4 से ज्यादा है लेकिन इससे कम है। तो मतलब क्या है, एक ही चीज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बशर्ते आपको रेफरेंस देना है, ठीक है, रेफरेंस देना है। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक लाइन है, एक लाइन है मेरे पास, ये आप कहेंगे छोटी है या बड़ी है, तो आप पूछोगे किसके सापेक्ष। मेरे पास एक दूसरी लाइन है, ये मान लीजिए पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है, तो ठीक है, और ये मेरे पास में आर एस लाइन है और एक मेरे पास एक्स वाई लाइन है। तो आप उसे मैं पूछूं पी क्यू लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप कहेंगे पी क्यू लाइन बताओ किसके सापेक्ष पूछ रहे हो, तो मैं कहूंगा पी क्यू लाइन आर एस लाइन की अपेक्षा बड़ी है, पीक्यू लाइन एक्स वाई लाइन की अपेक्षा छोटी है। तो एक ही चीज छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बशर्ते इसके रेफरेंस पॉइंट बदल जाते हैं, किसके सापेक्ष हम तुलना कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें रहती हैं। ऐसे ही हम किसी वस्तु की स्थिति को डिस्क्राइब करते हैं तो फिजिक्स में हम बहुत सारी चीजों का यूज में लाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक मान लीजिए दिल्ली कितने किलोमीटर है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भैया अलीगढ़ से दिल्ली 100 किलोमीटर है, कि भैया कानपुर से दिल्ली 300 किलोमीटर है। इस तरीके से आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। आप घर में छोटे हो या बड़े हो, आप कहोगे कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूं, आप कहोगे, अब भैया आपसे ही बड़े कोई ना कोई होगा, आपके मम्मी पापा दादी दादा, तो आप बोलोगे कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूं या मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूं। इस तरीके से होता है नहीं, तो हर चीज अपने आप में वो होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां से अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, देखिए क्या लिखा बहुत ही अच्छी तरह से, किसी वस्तु की स्थिति, देखिए किसी वस्तु की स्थिति, विस्थापन, वेग, भिन्न भिन्न प्रेक्षण, प्रेक्षण यानी कि जिसके सापेक्ष हम बोल रहे हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रेक्षण बिंदुओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न होते हैं। सिंपल सी बात है भैया, कि मैं कह रहा हूं कि भैया ये वेग मैंने बताया था, एक कार का 5 किलोमीटर पर आवर था, एक दूसरी कार का 4 किलोमीटर पर आवर था और एक तीसरी कार का 50 था। तो सबकी भैया ये अलग अलग, यानी कि ये जो 5 किलोमीटर इस 4 से छोटा है और 50 से बड़ा है, तो ये दो अलग अलग प्रेक्षण बिंदु बन गए। यानी कि ये आपका ए है, ए कार, ये है बी कार, ये है सी। तो जो कार ए जो है या ए की जो स्पीड है वो बी की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, और सी की अपेक्षा कम है। तो ये अलग अलग प्रेक्षण बिंदु बन गए जहां के सापेक्ष हम बोल रहे हैं चीजों को, ठीक है। यदि हम कहें कि हमारा स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो स्कूल की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगी, मैं आपको समझा चुका हूं। क्योंकि यदि घर को केंद्र मानकर 2 मीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे तो परिधि पर प्रत्येक बिंदु आपका घर नहीं हो सकता, या वो मान लीजिए वो आपका स्कूल नहीं हो सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि हर जगह आपका स्कूल नहीं होगा 2 किलोमीटर की दूरी पर। स्कूल के लिए आपको पर्याप्त चीजें आपको बतानी होंगी कि एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में कहां पर है, कितनी दूर है, कैसे कैसे जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमारी परिभाषा यहां से बनती है, देखिएगा परिभाषा हमारी यहां से बन जाएगी। क्या है परिभाषा, कि किसी किसी बिंदु, या यहां पे बोल सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कोई भी वस्तु बोल सकते हो, ठीक है। किसी बिंदु
ऑब्जेक्ट या वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस, दिया जाता है ना, रेफरेंस पॉइंट, तथा अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है, जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। इसी को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। देखिएगा ये रही हमारे पास इस तरीके से एक अक्षों की व्यवस्था मैंने बना दी। एक एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये तीनों की तीनों आपकी लंबवत हैं। आप कहेंगे सर ये तीनों चीजें लंबवत कैसे हैं? जहां पर आप बैठ के देख रहे होंगे तो आपके घर में जो कमरा है, कमरे के कोने देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, मेरे पास में 3 पॉइंट देखिएगा। ये मेरे पास किताबें हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये देखिएगा, ये इस तरीके से है। ये देखिएगा एक्स, ये वाई बन गया, और यहीं पर मैं एक किताब और रख दूं, ये जेड। इस तरीके से 3 अक्ष बन रही है ना, बन रही है। देखिएगा तीनों किताबें अपने आप में एक अक्ष बनाने हैं, और मेरे पास पेन होता तो मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता। देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पेन मेरे पास में ये रहा, देखिएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक मार्कर है, ये देखिए। ये आपका क्या है मेरे पास, देखिएगा ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, और जो जेड अक्ष है वो इस तरीके से है ये। तो ये तीनों के बीच में देखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। अब इस वाली अक्ष को मैं, तीसरी वाली को यदि मैं 2D डायग्राम में दिखाऊंगा तो इस वाली अक्ष को मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं ऐसे लिटा दिया। आखिर में वास्तव में ये इस तरीके से ये बाहर की ओर आ रही है, इस तरीके से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड अक्ष, ये तीनों कैसी हैं, आपस में लंबवत होती हैं। इनके बीच में एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यही आपका निर्देश तंत्र है, यहीं से हम सारी चीजों का स्थिति डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सामान्यतः ये नोट करके लिख लीजिएगा, सामान्यतः यह क्या होता है भाई, सामान्यतः ये समकोणिक कार्तीय निर्देशांक का प्रयोग में लाते हैं, यानी कि ये कार्तीय निर्देशांक होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीज होती है भाई, इस निकाय में, यानी इस निर्देश तंत्र जो था, इस निकाय में 3 परस्पर अक्षें होती हैं, जिन्हें हम एक्स वाई जेड अक्ष कहते हैं। 3 परस्पर लंबवत, देखिए लंबवत बोलिए, यानी कि ये तीनों आपस में कहती होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, अर्थात तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तीनों एक दूसरे के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। बात समझ रहे हो, ये लंबवत अक्षें होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड अक्ष कहते हैं। एक्स वाई, और ये इनको हम क्या बोलते हैं, जेड अक्ष कहते हैं, ठीक है। इनके कटान बिंदु को, तीनों अक्ष तीनों अक्ष एक यहाँ पर ये काट रही हैं, इनके कटान बिंदु को, ये जो है कटान बिंदु, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, या हम इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। इनके कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, यानी मूल बिंदु कहलाता है, जो इस निकाय का संदर्भ बिंदु भी कहलाता है। इसी को, इस मूल बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु बोल दो, ओरिजिन बोल दो, या हम इसी को क्या बोलते हैं, आपका संदर्भ बिंदु भी कहते हैं। यही आपका संदर्भ पॉइंट, ठीक है। संदर्भ, रेफरेंस पॉइंट भी यही होता है भाई। रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपसे पूछ सकता है, कोई भी एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। यही है संदर्भ बिंदु, या रेफरेंस पॉइंट भी कहलाता है। किसी वस्तु की इन अक्षों से लंबवत दूरी, इन अक्षों से लंबवत दूरियां एक्स वाई जेड निर्देशांक कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक क्या कर दूं, देखिएगा, यहां पर मैं क्या कर दूं, दूरी को माप दूं। यहां पर एक मान लीजिए एक्स और वाई में 2 बिंदु है, यहां पर देखिएगा, तो इस एक्स अक्ष से ये जो लंबवत दूरी है, ये इसकी लंबवत, एक्स अक्ष से ये लंबवत दूरी है, तो ये कहलाएगी आपका, ये वाई पॉइंट बन जाएगा। और यहां से वाई से ये लंबवत दूरी जो होगी, ये आपका एक्स निर्देशांक बन जाएगा। इन्हीं को हम निर्देशांक कहते हैं। तो यहां से यहां तक की एक स्थिति मैंने बना दूं, यहाँ पे पी पॉइंट बना दूं, तो ये इसका जो निर्देशांक बनेंगे, ये एक्स कॉमा वाई बनेंगे। तो ये क्या होती है, इन अक्षों से लंबवत जो दूरियां होंगी, ये एक्स वाई जेड निर्देशांक कहलाते हैं। यही निर्देशांक है, ये जो यहाँ पर दूरियां जो होंगी, यही आपके क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। यही निर्देशांक होते हैं भैया। बात समझ में आ गई, यही कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, यही है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिएगा, अब आती है तथा, ये वस्तु की निर्देशांक निकाय में स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यही जो निर्देशांक जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, यही वस्तु की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं कहने लगूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने कह दी कि एक वस्तु यानी पी की स्थिति 2,3 है, तो इसका मतलब यह है कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर, दो यूनिट आगे है, और वाई डायरेक्शन में ये 3 यूनिट आगे है। मतलब ये देखिएगा, मेरे पास में एक निर्देशांक मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं, ये देखिएगा, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ऐसे मैंने एक्स वाई जेड अक्ष बना दिया, एक्स वाई और जेड।
अब मेरे पास एक बिंदु है 2,3, इसका मतलब देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे देखिएगा x पर कितना है, ये x होता है ये y, x पर कितना है निर्देशांक 2 है, तो 1 और 2 2 यूनिट मेरे को यहां से चलना पड़ेगा और यहां से मैं लंबवत रेखा ऐसे खींच दूंगा। और y पर कितना चलना पड़ेगा, 3 चलना पड़ेगा, 1 2 3, ये 3 आ गए, यहां से एक लंबवत रेखा खींच दूंगा, यहां पर ये काटेंगी, ये वाली जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी, 2,3 कहलाएगी। यही आपका P बिंदु हो जाएगा और ये यहां से मापी गई है, यहां से ये वो था ना मूल बिंदु से इधर 2 इधर 3, तो ये दोनों यहां से ये काटी है, ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये बिंदु यहां पर बन जाएगा। तो यही आपके ये जो है आपके ये आपके निर्देशांक कहलाएंगे, यही है निर्देशांक। और इसी से हमको किसी भी स्थिति का हमको पता चलता है कि वो स्थिति एग्जैक्टली है कहां पर, यहीं से हमको एग्जैक्टली पता चलता है। बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर होगी चीजें, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। चलिए आगे का, ठीक है। यही स्थिति का समय मापन के लिए इसमें क्या कर देते हैं, हम एक संदर्भ बिंदु पर एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी का ये क्यों जिक्र किया है, घड़ी का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि हमको पता रहनी चाहिए कि भाई कोई वस्तु यदि गति कर रही है तो वो समय के साथ गति करती है। देखिएगा किसी भी वस्तु की जब स्थिति को हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास में वास्तव में हम तो कहते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति को पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक्स वाई और जेड 3 अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि गलत होता है। वास्तव में किसी वस्तु की स्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई जेड के साथ में हमको एक चौथे अक्ष की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं, चौथा अक्ष नहीं होता, चौथा एक कारक होता है जिसको हम बोलते हैं समय। क्योंकि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 5:01 पर, 5:10 पर ये वस्तु यहां पर थी और 5:15 पर देखा तो ये वस्तु यहां से उठकर यहां पर पहुंच गई, मतलब ये गति कर रही है। तो यहीं से हमको पता चल गया कि समय के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में कुछ बदलाव हो रहा है तो मतलब वो गति की अवस्था में है। और समय के सापेक्ष यदि किसी निर्देश बिंदु या मैं कहूं किसी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो स्थिर अवस्था में है, मतलब अभी भी ये 5 पर है और यहाँ 5:10, 5:20, 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तब भी ये P बिंदु पर ही मिले इस बिंदु के सापेक्ष, तब हम कहेंगे कि ये वस्तु विराम अवस्था में है। तो आगे चल के हम सारी चीजें, गति की अवस्था, विराम की अवस्था, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम निर्देश पॉइंट की आवश्यकता है तो इसलिए हम घड़ी का भी यहाँ पर जिक्र किया है जो समय के मापन को दर्शा रहे गए, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटी सी परिभाषा बन जाएगी, घड़ी सहित किसी निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देशांक निकाय मतलब ये पूरा निर्देशांक मतलब क्या है, निर्देशांक का, और ये निकाय एक सिस्टम बन गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को निर्देशांक निकाय, हमने बताया निर्देशांक निकाय यानी कि यही निर्देशांक तंत्र या निर्देशांक निकाय कहलाता है, ठीक है। चलिएगा, या एक और परिभाषा यहां से आप लिख सकते हैं, आप क्या है परिभाषा, कि किसी इस प्रकार हम बोल सकते हैं, किसी एक संदर्भ बिंदु और अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक घड़ी का निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। अरे ये क्या लिख दिया है यार, गलत कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा ये देखिएगा, अब है सही, ये है यहां से, ये परिभाषा है कि इस प्रकार एक संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट कॉमा अक्षों के एक समुच्चय, ठीक है, सेट ऑफ ए एक्सिस एंड उससे संबद्ध एक घड़ी का निकाय क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई कि भैया एक संदर्भ बिंदु यानी कि मूल बिंदु, या जिससे हम किसी भी वस्तु के बारे में बताएंगे कि इस बिंदु से एक्स अक्ष की डायरेक्शन में वहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अक्षों का एक समुच्चय, जहां पर हमारे क्या है, अक्ष होंगे एक्स और वाई और जेड, जिसमें हम बताएंगे, ठीक है। और उससे संबंध एक घड़ी, जहां पर हम समय का भी निर्धारण करेंगे, तो वो जो निकाय है वो क्या कहलाता है, निर्देश निकाय कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, या सिंपल सी परिभाषा ऊपर है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि किसी भी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमको एक संदर्भ बिंदु, अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है, जिसे हम निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखिएगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस
निर्देश तंत्र कितने, 2 प्रकार का होता है। देखिए आगे चल के हम फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आगे 3 प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 प्रकार का क्या है, जहां पर ये निर्देश तंत्र 2 प्रकार का है। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है, वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और यहां से कुछ चीजें हैं, खास बातें हैं कि ये निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहते हैं या एक समान वेग से गतिशील होते हैं। कौन से, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या एक समान वेग से गतिशील होते हैं। अर्थात इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन होता है, सीधे सीधी बात, जड़त्व के नियम का पालन होता है या न्यूटन के प्रथम लॉ का पालन होता है, जड़त्व के नियम का पालन होता है। क्योंकि जड़त्व का नियम ही तो कहता है यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें किसी कण का त्वरण तभी शून्य होता है जब कण पर आरोपित नेट बल कितना, शून्य होता है, या उस पर यदि मैं कह रहा हूं कि एफ बल, जो एफ है यहां पर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। यदि आपका एफ जो बल है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वहां पर यदि किसी वस्तु पर लगने वाला जो नेट बल है वो आपका 0 ना हो तो वहां पर त्वरण भी 0 नहीं होगा। तो ऐसा निकाय भी क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और सामान्य अवस्था में क्या होता है कि इसमें भैया त्वरण होता ही नहीं है। ठीक है, यदि उस पर बल कार्य नहीं करेगा तो उस पर त्वरण भी कार्य नहीं करेगा। यदि वो समान वेग से चल रहा है तब भी वो निर्देश तंत्र कैसा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोट करके कुछ बातें हैं, इनको समझो। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से चलने वाले सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। यानी कि किसी, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक रेलगाड़ी में बैठे हो, रेलगाड़ी में बैठे हो, ध्यान से समझिएगा, रेलगाड़ी में बैठे हो। ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो एक काम याद आ गया था हमको, तो अब देखिएगा, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि कोई एक समान वेग से चलने वाली सभी निर्देश तंत्र कैसे होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी ये है R1 और एक रेलगाड़ी ये है R2 और दोनों की दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं और दोनों के वेग भी समान है। यानी कि ये भी मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है। तो ये इनका एक दूसरे के सापेक्ष वेग कितना है, 0 होगा, क्योंकि दोनों के वेग में कितना अंतर है, 0, यानी कि दोनों एक ही वेग से चल रही है, इस तरीके से मान लिया जाएगा। तो ये इसके सापेक्ष कैसा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा और ये इसके सापेक्ष, यानी एक दूसरे के ये कैसे होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का वेग समान है। या आप ऐसे कहिए कि एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इस तरीके से बहुत सारे इसमें डिब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से ये रेलगाड़ी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डिब्बे बने हुए हैं, अब इसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और इसके इसके अगले वाले डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा है। अब मान लीजिए कि ये जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेल चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें बैठा प्रत्येक यात्री भी 80 किलोमीटर पर आवर के वेग से ही चल रहा है, क्योंकि ये रेलगाड़ी के अंदर बैठा है। तो ये यात्री इसके सापेक्ष जड़त्वीय निर्देश तंत्र में होगा और ये यात्री इसके सापेक्ष, यानी दोनों यात्री, तो रेल में बैठा प्रत्येक यात्री, रेल यदि एक समान वेग से चल रही है तो वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में होंगे। बात समझ में आ गई, यानी कि किसी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र यदि उसके सापेक्ष चल रहा है, समान वेग से चल रहा है, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होगा। ओके, तो इसीलिए एक उदाहरण है
कि मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी क्या है भाई, पृथ्वी एक समान वेग से चल रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, तो इसका मतलब उसमें एक समान वेग से चल रही है। तो एक समान वेग से चल रही है तो मतलब पृथ्वी आपकी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी। व्यवहार में मान लिया है, व्यवहार में एक चीज ध्यान रखिए, पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी होती है और पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी होती है, दोनों को समझाऊंगा। फिलहाल समझो व्यवहार में पृथ्वी से संबद्ध कोई भी निर्देश तंत्र जो होगा वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने आप में यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो पृथ्वी के अंदर, यानी हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी जिस वेग से चल रही है तो हम भी उसी वेग से चल रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है तो हम भी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया पृथ्वी यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो पृथ्वी से संबद्ध, यानी पृथ्वी से कोई भी जुड़ा हुआ है तो वो सभी निर्देश तंत्र भी आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ये तो व्यवहार की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकली में क्या होता है कि पृथ्वी मान लीजिए सूर्य के चारों ओर घूम तो रही है, लेकिन उसका वेग क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि उसमें थोड़ा सा त्वरण होता है, त्वरण बहुत कम होता है लेकिन त्वरण जरूर रहता है इसकी गति में, इसलिए पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी होती है क्योंकि उसमें त्वरण है। सिंपल सी बात है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा होता है? जिसमें त्वरण नहीं होता है। ठीक है, जिसमें त्वरण नहीं होगा, अर्थात जिसमें क्या होगा, त्वरण ए बराबर 0, जिसमें ए बराबर 0 होगा वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसमें भी आपने देखा होगा दिन छोटे बड़े होते हैं तो 24 घंटे का, कभी ज्यादा का कभी कम का, तो ऐसे ही एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में एक पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है पूरा, लेकिन कभी कभी 366, तो वो एग्जैक्टली 365 दिन में नहीं, थोड़ा सा कम रहता है, ऐसी घंटे का हिसाब रहता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो उसकी गति में थोड़ा सा त्वरण होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो नॉर्मली आप ये समझ लीजिए, जो कोई भी चीज, जो कोई भी वस्तु जिसमें त्वरण होगा, वो त्वरण होगा तो वो अजड़त्वीय कहलाएगी, जिसमें त्वरण नहीं होगा वो कैसा कहलाएगा, वो आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। आगे की बात करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक है, गति विषयक नियम वैध नहीं होते हैं, अर्थात पालन नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, यहां से मैं इसको स्पेस मार दे रहा हूं, दूसरे शब्दों में वे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं तथा त्वरित गति से गतिमान वस्तुओं की गति को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जिनमें त्वरित गति होती है, यानी कि वे निर्देश तंत्र जिनमें त्वरण होता है, सिंपल सी बात है, त्वरण होता है, वो कैसे कहलाएंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। ठीक है, और ध्यान से समझ लीजिएगा, त्वरित गति से ही हमको क्या मिलता है? एक छदम्ब बल मिलता है। छदम बल समझते हो? जब कोई वस्तु किसी एक घुमावदार मोड़ पर घूमती है तो उसमें बैठा यात्री बाहर की ओर झुक जाता है, ऐसा मानो कि उस पर एक बाहर की ओर एक बल कार्य किया, वास्तव में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उसे हम अपकेंद्र बल या छदम बल कहते हैं, जो वास्तव में महसूस होता है लेकिन वास्तव में कोई बल नहीं होता। यदि आप झूला झूले होंगे, गोल वाला चरखा जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब ऊपर से नीचे क्यों आ रहा होता है तो ऐसा लगा कि हम नीचे गिरे, बिल्कुल नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा केवल आभास होता है जैसे बल लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, आप सीट पर ही बैठे रहते हो और ऐसा लगता है जैसे भार हमारे अंदर है ही नहीं, खत्म हो गया पूरा, तो महसूस होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर वृत्ताकार पथ पर मुड़ती हुई कार से संबद्ध निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, क्योंकि वृत्ताकार मोड़ पर कार के मुड़ते समय उसमें बैठा यात्री वृत्ताकार पथ के केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है। आपको बताया, बल बाहर की ओर लगता है, मुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। वास्तव में, जबकि वास्तव में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इन ये क्या लिख दिया, ये थोड़ा सा कहीं से, एक सेकंड, ये देखिएगा, इन निर्देश तंत्रों में वस्तु की गति का अध्ययन न्यूटन के गति विषयक नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती।
ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। यदि कोई गाड़ी में बैठा यात्री, यानी कुल मिलाकर बात ये है, आप इतना समझ लो, यदि कोई भी वस्तु टर्निंग लेगी यानी कि घूमेगी मुड़ेगी, ठीक है, कोई वस्तु यदि मुड़ रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आएगी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, वो कौन सा होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। और जिसमें कोई वस्तु सीधी चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, यानी कि उसका वेग कैसा है, कांस्टेंट बना हुआ है, एक ही दिशा में एक ही वेग से चल रही है, तो वो कैसा होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। कोई भी वस्तु, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, वृत्ताकार रूप में घूमती है यानी मुड़ती है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, कोई वस्तु कार यदि अपने मोड़ पर मुड़ रही है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यदि कार एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रही है तो कार कैसा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय और अजड़त्वीय आपको समझ में आ गया होगा, और ये मैंने आपको समझा ही दिया है। पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय, पृथ्वी दोनों। यदि पृथ्वी अपने एक समान वेग से घूम रही है तो वो जड़त्वीय होगी, लेकिन उसमें त्वरण होता है उसकी गति में, तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो यहाँ पर पूरी विवेचना करके यहाँ पर लिख दिया है, पूरी सारी चीजें लिख दी हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति और सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति करती है। दोनों ही गतियां त्वरित गतियां हैं जो अपनी अक्ष के परितः 24 घंटे में एक बार घूमती है, और जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र के ओर इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उसमें अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। इसमें त्वरण आ गया, यदि कोई वस्तु सूर्य किसी वस्तु को केंद्र मानकर ऐसे वृत्ताकार रूप में घूम रही है तो उसमें अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जहां पर त्वरण उत्पन्न हो गया तो वहां पर क्या होगा, वो अजड़त्वीय, भाई त्वरण आ गया, गति में यदि त्वरण आ गया तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, वास्तव में क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लेकिन ये जो त्वरण है, 0.0341, ये बहुत मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बहुत नगण्य त्वरण है, यानी कि बहुत कम बारीक त्वरण है। इसलिए हम इस त्वरण को जीरो मानकर छोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक परिक्रमा पूर्ण करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की ओर एक 0.006 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है। इस प्रकार इसमें भी त्वरण है, अर्थात ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी। लेकिन पृथ्वी पर ये दोनों के दोनों त्वरण बहुत, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 है, 9.8 की अपेक्षा 0.034 और 0.006 ये दोनों के दोनों ही बहुत कम हैं, अर्थात इनको नगण्य मानकर तुलना में छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए पृथ्वी पर अति सूक्ष्म गोले की तरह व्यवहार करेगी, और ये जो पृथ्वी जो है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगी, क्योंकि ये जो त्वरण है हमने क्या मान लिए, शून्य मानकर हमने इनको छोड़ दिया। तो बात समझ में आ गई। कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो आपको दो बातें कहनी है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, तो गति करने के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लेकिन ये जो त्वरण है एक पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा या उसकी तुलना में बहुत कम होता है, 0.006 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि एक बहुत कम त्वरण है। अर्थात इस त्वरण को नगण्य मानकर छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगी। तो पृथ्वी अपने आप में जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी होती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी होती है, बशर्ते आपको कंडीशन दोनों लगानी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं, 24 घंटे का दिन होता है ना, तो अपनी धुरी पर घूमती है, उसके कारण यदि कोई चीज गोल गोल घूमने लगे तो सिंपल सी बात है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगी, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि यदि कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, किसी वस्तु को केंद्र मानकर घूम रही है, तो उसके अंदर अभिकेंद्रिय त्वरण होगा ही होगा। जब अभिकेंद्रिय त्वरण होगा तो सिंपल सी बात है, जब त्वरण आ गया तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो दो बातें हैं, जिनमें त्वरण होगा वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिनमें त्वरण नहीं होगा वो जड़त्वीय त्वरण। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आई होप कि आपको मैं क्लियर कर पाया हूँ जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं आपको पूरा समझाऊंगा।
वीडियो को बहुत ही अच्छे से, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अब ग्रुप ज्वाइन करने का एक बहुत ही साधारण सिंपल तरीका बना दिया है मैंने। ये डिफॉल्ट सेटिंग कर दी है कि सभी ग्रुपों की लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज से आगे जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ग्रुप का लिंक डेफिनेटली मिलेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।